नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, बचपन के 6 साल पोषण और पढ़ने के लिए बेमिसाल। जी हां, ये महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है 8वें पोषण पखवाड़े के जरिए। दर्शकों, भारत सरकार का उद्देश्य है कि इस पोषण पखवाड़े के जरिए बच्चों को पोषण के प्रति और उनके जो अभिभावक हैं उनको पोषण के प्रति जागरूक किया जा सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं दर्शकों कि माँ और बच्चे में पोषण, उसके साथ साथ उनकी प्रारंभिक देखभाल और साथ ही साथ मस्तिष्क के समग्र विकास के प्रति इस पोषण पखवाड़े के जरिए लोगों को, जन जागरण को जागरूक किया जा रहा है। आज हम इसी पोषण पखवाड़े को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। साथ साथ हम जानेंगे कि किस प्रकार से पोषण के जरिए किस तरह बच्चों के भविष्य की नींव रखी जा सकती है। आज इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ आहार विशेषज्ञ ऋचा जी हैं, जो दून राजकीय मेडिकल कॉलेज से हैं। ऋचा जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। ऋचा जी, इस साल भारत सरकार 8वां पोषण पखवाड़ा मना रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये समय होता है क्योंकि इस पखवाड़े के जरिए लोगों को जागरूक किया जाता है। और इस साल की जो अगर थीम की बात की जाए तो बचपन के 6 साल पोषण और पढ़ने के लिए बेमिसाल इस वर्ष की थीम को रखा गया है। तो क्या आपका नज़रिया है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी इस वर्ष के पोषण पखवाड़े को लेकर? देखिए, पहले तो मैं ये दिल से शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, जिन्होंने 8 साल से ये प्रॉपर हर साल एक कैंप लगाते हैं, एक कैंपिंग करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो हमारे रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको एक अपने नॉलेज से रिलेटेड जो उनको क्वेश्चंस पूछने होते हैं या उनके कुछ वैक्सीनेशंस होते हैं या उनको कुपोषित से कि बच्चा कुपोषित ना हो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आराम से अपने कैंप के थ्रू पूछ सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विचार है। और एज अ डाइटिशियन मैं तो इस चीज़ का सराहना करना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं जिनको जब से वो प्रेग्नेंट होती हैं उनको ये नहीं पता होता है कि मुझे प्रॉपर तरीके से क्या खाना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए और किस प्रकार की जो हमारी इंडियन थाली है उसको हम अपने, जिसमें सब कुछ न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो किस प्रकार से हम सुबह से लेकर शाम तक के थाली में लें। बिल्कुल जी। वैज्ञानिक रूप से अगर कहा जाए तो शुरुआती जो 1000 दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं गर्भावस्था और उसके बाद होने वाले बच्चे के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि पहले भी ये थीम रही है पोषण पखवाड़े की, किस तरह से जो शुरुआती 1000 दिन होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं आगे बच्चे के विकास के लिए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो 1000 डे का जो एक पैटर्न चला आ रहा है, 1000 डे को ही समझना बहुत पहले एक ज़रूरी है। 1000 डेज़ मतलब कि जो 9 मंथ प्रेगनेंसी का होता है, उसके बाद जब बच्चा होता है वो 2 साल का, तो ये टोटल मिला के 1000 डेज़ होते हैं, राइट। अब हमको ये जो पखवाड़ा चल रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम चल रहा है, इनका मोटिव ही यही है कि हम अपने जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या उनके द्वारा बाद में जो बच्चा हुआ है उसका पोषण को कैसे हम ध्यान रखा जाए, एक एक चीज़ को लेके। सबसे पहले आते हैं प्रेगनेंसी में, तो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन सेकंड ट्राइमेस्टर, देन थर्ड ट्राइमेस्टर। इस तीनों जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं वहाँ पे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग किसी को नोज़िया होता है, किसी को वॉमिटिंग्स होती हैं, किसी के पैर सूज जाते हैं, किसी को इरिटेशन, गुस्सा। तो वहाँ पे एक साइकोलॉजी पैटर्न को भी समझना एज अ प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो खा रही हैं वो अच्छे जगह लगे। तो पहला है कि आप वो चीज़ खाइए जो आपको उस टाइम पे एक सूटेबल चीज़ हो। अगर आपको फूड एलर्जी है तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको फूड एलर्जी है तो आपको ये चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पैटर्न ये होता है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा कीजिए। ब्रेकफास्ट में आप स्प्राउट्स ले सकती हैं, आप अपना पोहा, उपमा जो लाइट वेट होता है और न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ रखने वाला हो, तो वहाँ पे ये ध्यान, ताकि वॉमिटिंग ना हो। किसी को वॉमिटिंग होती है तो वो हल्का खाए तो ताकि उसको हैवीनेस ना हो रहे। दूसरा पैटर्न होता है कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी एक जो लंच का टाइम होता है वहाँ पे अपना एक पैटर्न बना के रखें, जिससे हर वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहें। तीसरा पैटर्न होता है डिनर का। तो डिनर के टाइम पे
कोशिश कीजिए कि आप सही टाइम पे, लाइक जो हमारा डिनर पैटर्न का जो टाइम होता है वो 7 to 8 o'clock होता है शाम का। तो मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी कि सही टाइम पे खाना एक सही चुनाव होता है, ताकि आप जितनी जल्दी खा सकें उतना जल्दी वो पचने का एक सही टाइम पे होता है, ताकि आप वॉक कर सकें, आप अपना रूटीन वर्क कर सकें और आप रिलैक्स होकर अपनी नींद पूरी कर सकें। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये भी अपने डाइट में लीजिए कि हमारा सोने का पैटर्न सही हो। देन उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है, वो आधा जो बच्चे होते हैं, आधा उनका जो स्वास्थ्य होता है, जो उनका मस्तिष्क विकास होता है, जो शारीरिक विकास होता है, वो आधा प्रेगनेंसी जब माँ प्रेग्नेंट होती है वहीं पे सही हो जाता है। उसके बाद जब 2 साल का जो बच्चा होता है, स्टार्टिंग में जो 6 महीने का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें केवल फीडिंग, मदर फीडिंग, उनका दूध ही पिलाया जाए, वही सबसे एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। देन उसके बाद 6 महीने के बाद सप्लीमेंट डाइट शुरू होती है। माँ के दूध की यहाँ पर बात की, और अगर 8वें संस्करण की बात की जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि स्तनपान और उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियाँ भी हैं। आप इस पर रोशनी डालिए कि कितने माह तक ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अनिवार्य होनी चाहिए, इसके क्या कुछ अच्छे प्रभाव होते हैं आगे बच्चे पर, और साथ साथ और कुछ क्या शुरुआती जो समय होता है बच्चे का उसमें क्या कुछ और कर सकते हैं। देखिए, जो आफ्टर डिलीवरी जब 6 महीने का बच्चा होता है, उसके बाद एक माँ को भी बहुत ज़रूरत होती है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें, क्योंकि कुछ टाइम एक ऐसा होता है जब प्रेग्नेंट होती है वो कुछ चीज़ें नहीं खा पाती हैं। किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को वॉमिटिंग होती हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है, पर्टिकुलर फूड को देख के उनका मन नहीं करता है। तो आफ्टर डिलीवरी वो 6 टाइम पीरियड में ऐसा होता है कि वो चीज़ वो आराम से खा सकती हैं, बशर्ते वो ज़्यादा गैस्ट्रिक या हैवी चीज़ ना हो, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, 6 महीने तक तो अपना एक मदर को अपना ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि एक तो आपका जो बच्चा है वो मानसिक तौर से, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मानसिक तौर से वो विकसित रहेगा, उसकी मेमोरी शार्प रहेगी, उसकी जो एक याददाश्त, वो मैंने बता दिया, एक जो एज वाइज और एक जो वज़न होता है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो बच्चा, जो माँ होती है वो अपना टाइम पीरियड में खाएगी तो उसको अच्छा ब्रेस्ट फीड मिल्क, उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा। ये आजकल क्या हो रहा है कि कुछ भ्रांतियाँ होती हैं, कुछ कहती हैं कि जब बच्चा हो तो पहले उसे माँ का दूध ना पिलाया जाए, पहले उसको या तो शहद चटाया जाए या से पानी पिलाया जाए, या एक कॉमन गाय का दूध भी मैंने सुना है कि वो पिलाया जाए। तो ये सब गलत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माँ के लिए, जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है, तो वो सबसे पहला हक उस माँ का होता है कि वो उसको अपना इमोशनली, देखो माँ और बच्चे का इमोशनल अटैचमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल मैंने ये भी सुना है कि दूध नहीं हो रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि जब आपका इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है, बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी मिल्क प्रोडक्शन होगा, तभी आप अच्छा सोच सकेंगे, अच्छा खा सकेंगे। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाएंगे। तो इट्स बेटर अपना माइंड सेट कीजिए, और ये सब भ्रांतियाँ गलत हैं कि आप दूध नहीं पिला सकती हैं। 6 महीने तक आपका प्रॉपर कर्तव्य बनता है कि आप माँ का वो बच्चे को अपना दूध पिलाएं। बिल्कुल। और जब हम भ्रांतियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं ऋचा जी, तो कई जगह हमने ये भी सुना है कि बच्चे को घी नहीं देना चाहिए ज़्यादा शुरुआत में या 1-2 साल तक, या अगर नमक और शहद या चीनी ज़रूर शामिल करनी चाहिए शुरुआत में। तो क्या ये सही चीज़ें हैं? इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, आपने घी का नाम लिया, मैं तो ये मानती हूँ घी बच्चों के लिए सबसे अच्छा, एक मानसिक विकास के लिए सबसे एक स्रोत माना जाता है कि आप अपनी, हाँ ओवर ईटिंग इज़ नॉट गुड, बट आप एक काम कर सकती हैं, जब भी आप बच्चे को रोटी दे रही हैं, दाल दे रही हैं, वेजिटेबल सूप दे रही हैं, इवन दलिया दे रही हैं या ओट्स का दलिया दे रही हैं, आप उसमें आधा चम्मच घी पक्का डालिए। ऐसा नहीं माना जाता है आफ्टर 6 महीने के बाद जब आप सप्लीमेंट डाइट शुरू करते हैं तो आप जो खा रही हैं वो बच्चे को खिलाइए। हाँ, दूसरा ये है कि स्पाइसी और ऑयली चीज़ नहीं होनी चाहिए, बशर्ते आप उबला हुआ खाना दीजिए, बट उसमें आप घी पक्का डालिए। और मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए, वो बच्चे को तीखा खुद लगेगा, बट नॉर्मल बैलेंस सॉल्ट एंड शुगर इज़ गुड। वो आप, हर बच्चा जब 6 महीने के बाद खाना शुरू करता है तो उसको हर चीज़ की नीड है, उसको शुगर की भी नीड है, उसके सॉल्ट की भी नीड है, उसे घी की भी नीड है, बट आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बैलेंस पे आप उसको एक न्यूट्रिटिव वैल्यू में समायोजित कर सकते हैं। बिल्कुल। जिस तरह से पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है और हर साल ये मनाया जाता है, 8वां संस्करण है,
किस तरह से धरातल पर जब आप लोग काम करते हैं तो वहाँ पर खान पान और इस पखवाड़े की जागरूकता को लेकर क्या कुछ नज़र आता है? लोग कितने अवेयर होते जा रहे हैं आज के समय में? अब ये बहुत अच्छी बात है कि जितने टाइम पीरियड ये लंबा चला आ रहा है पखवाड़ा, इस टाइम पे अब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या आफ्टर डिलीवरी जो बच्चे होते हैं, उनके लिए अब उनको बहुत एक क्रिएटिविटी होती है कि अब हमारे पास एक फ्री कैंप लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम अपने क्वेश्चन शेयर उनके पास लेके जा सकते हैं, हमें बच्चे से रिलेटेड, ताकि बच्चे को कुपोषण ना हो, प्रोटीन कितना ले सकते हैं, फैट कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, उनको अब ये पता चल रहा है कि एग्जैक्ट ये गवर्नमेंट का मोटो क्या है। उनको पता चल रहा है कि मोटो हमारे लिए है कि हम प्रेग्नेंट हैं, हमारा बच्चा अगर वो हमको जो नॉलेज दें, हम उस पैटर्न में अगर खाना खाएं तो जितनी भी वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उनकी कभी कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल। मस्तिष्क के विकास की भी बात हो रही है इस पखवाड़े में। ऋचा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम खाना खाते हैं या पोषण युक्त खाना जब बच्चे को दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी सोच रहती है कि इसके शरीर को लगेगा, ये हष्ट पुष्ट होगा, लेकिन अच्छा पोषण युक्त खाने का असर बच्चे के मस्तिष्क पर किस प्रकार से पड़ता है? एग्जैक्टली अब आपने बताया कि मानसिक जो उनका ग्रोथ होती है वो किस पैटर्न में होती है। होता क्या है, अच्छा स्वास्थ्य या अच्छा पोषण का मतलब पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा पोषण मतलब वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व जो हमारे हर एक इंडिविजुअल थाली में होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों के लिए प्रोटीन का प्रोटीन जो हमारा पैटर्न होता है प्रोटीन का 1 ग्राम पर बॉडी वेट होता है एग्जैक्टली, जो एक कॉमन मैन के लिए होता है या फीमेल के लिए होता है। लेकिन जब बच्चे की बात आती है, उसका ग्रोथ पीरियड चल रहा है, वो डेवलपिंग कर रहा है, तो उसका 1 ग्राम पर बॉडी वेट नहीं होता, उनका 2.5 ग्राम पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। इट मीन्स उसकी प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है एज अ मदर कि आप अपनी थाली में वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स रखेंगे। लाइक हम इसलिए तो कहते हैं, हम क्यों नहीं कहते कि आप एक ही समय में सब कुछ खा लो, इसलिए नहीं कहते, एक ही समय में हर चीज़ पचती भी नहीं है। उसका एक पैटर्न होता है, ब्रेकफास्ट का एक समय होता है, फिर देन मिड मॉर्निंग आती है 11-12 बजे, जिसमें एज आइडल एक टाइम पीरियड होता है फ्रूट्स एंड सैलेड का। 11, 10:30 से 11, 11:30 बजे एक फूड पैटर्न होता है। वहाँ पे आप फ्रूट को, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी में, आराम से बैठ के आप फ्रूट अपना एंजॉय कर सकते हैं, राइट। देन लंच का टाइम आता है, तो लंच का टाइम क्या होता है, वहाँ पे आप अब रोटी, सब्जी, दाल, सैलेड, चटनी, दही, ये हमारी एक लंच थाली जो इंडियन थाली होती है वो ये होती है, जिसपे वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आधा इसी में कवर अप हो जाते हैं। देन टी टाइम आता है। अब बच्चा है अगर या माँ भी है तो वहाँ पे अब आपको बोला है टी टाइम का मतलब ये नहीं है आप चाय अपने ज़्यादा फोकस में रखिए, नहीं, चाय की जगह हाँ आप इम्यूनिटी को ग्रो अप करने के लिए आप गर्मियाँ चल रही हैं तो लस्सी मट्ठा आप अपना रख सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल सूप इज़ बेटर देन लस्सी मट्ठा। क्यों? क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, लाइक मल्टीविटामिन्स आ रहे हैं। दूसरा, उसमें आपको चुकंदर आएगा तो आपका आयरन बढ़ेगा, एक आंवला डाल दिया तो आप विटामिन सी मिल रहा है, तो जिससे आपके बोन्स और ये जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो अलग से बढ़ती है। देन रात का जो टाइम पैटर्न आता है डिनर का, वो आता है जिसमें रोटी, सब्जी, और सब्जी को लिक्विड फॉर्म में। अब जैसे बच्चा है, बच्चा एक रोटी तो पूरा नहीं खा पाएगा, 2 साल का बच्चा बहुत रेयर होता है कि वो उसकी जो प्रॉपर एक्चुअल जो भूख होती है एक रोटी, तो जरूरी नहीं हर बच्चा एक रोटी खाए, वो आधी भी खा सकता है। तो हमको एक माँ को ये पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह से लेकर उसको कम से कम 6 से 7 मील दीजिए, ताकि वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स तभी आएंगे जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आएगा। दैट्स इट। बिल्कुल। तो खाने में क्या कुछ लेना चाहिए और प्रोटीन, ये सब पे भी हम बात करेंगे, लेकिन क्या वो संकेत होते हैं ऋचा जी जिससे हम कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सोचते हैं हमारा बच्चा खा तो रहा है लेकिन कई बार ये भी देखते हैं कि वो पतला दुबला है, नहीं लग रहा है उसके शरीर को, तो क्या वो संकेत होते हैं जो इशारा करते हैं कि बच्चे में जो पोषण है वो सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है या बच्चा कुपोषित है? तो कुपोषण के क्या कुछ संकेत हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है? जी एग्जैक्टली जो बच्चों की अगर हम बात की जाए, जो प्रोटीन माल नरिश्ड बच्चे होते हैं, उन पे क्या होता है, एक तो उनका जो आइडल वेट होता है उससे कम होता है, उनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, या तो वो जो पैर होते हैं वो सीधे स्ट्रेट नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा जिसे हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं क्वासियोकर एंड मैरस्मस, जिसमें बच्चों का जो आइडल वेट होता है, आइडल बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो नहीं होता है, वो डिफरेंट हो जाता है। दूसरा, अडीमा हो जाता है, पेट यहाँ से फूल जाता है,
वो भी होता है। लेकिन अगर अच्छा बच्चा, ये तो अर्बन रूरल एरिया की बात हुई, कुछ हमारे अर्बन में भी कुछ बच्चे होते हैं जो मेरे पास आते हैं, वो बच्चा खा तो सब कुछ रहा है, उसको उसकी माँ प्रोटीन भी दे रही है, फैट्स भी दे रही है, कार्बोहाइड्रेट भी दे रही है, वैरायटी ऑफ खाना वो ले रहा है, बट एक 2-3 साल का बच्चा परसों मेरे पास आया था कि इसका वेट नहीं बढ़ रहा है। अब वो एक चीज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा सब कुछ खा रहा है, फिर भी अगर बच्चे को वो चीज़ नहीं लग रही है, इट मीन्स आपको ये समझना ज़रूरी है बच्चा सुस्त तो नहीं हो रहा है। बच्चे के पेट में अगर दर्द हो रहा है तो एक बार आपने जो पीडियाट्रिक, जो हमारे बच्चे वाले डॉक्टर्स होते हैं, उनको दिखाइए। दूसरा क्या हो रहा है, अगर उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, वो एक्टिव है, वो सब कुछ खा रहा है, इट मीन्स बच्चा क्रिएटिव हो रहा है। ये साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, हम उसको सब कुछ दे रहे हैं, उसको वेट नहीं बढ़ रहा है, कभी कभी आपको ये समझना चाहिए बच्चा कहीं क्रिएटिव तो नहीं हो रहा है, वो खाना आधा अपनी जो स्टमक, जो उसका खाने का जो भूख होती है, वो आधा खा रहा है, उससे भी कम खा रहा है। क्यों? कि उसका ध्यान अब कहीं और जा रहा है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है। दूसरा, फिर आप ये काम कर सकते हैं, इसको हर 1.5 घंटे में कुछ और दीजिए, ताकि बच्चे को भूख भी लगे, वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि बच्चे को नहीं लग रहा। बच्चे को जब एक्सट्रीम भूख लगती है तब वो चिल्लाता है, चाहे वो 1.5 साल का हो, चाहे 2 साल का हो। तो ये समझना एक माँ को बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का पैटर्न क्या है। अगर बच्चा, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं वो 2 रोटी भी खा लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो 1 रोटी में ही समाप्त हो जाते हैं कि भाई बस अब नहीं, इनफ। तो आपको ये देखना है कि बच्चे को हर 2-2 घंटे में खाना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे को प्रोटीन, फैट, मल्टीवाइटामिन्स एंड मिनरल्स ये प्रॉपर तरीके से मिलते रहें, बच्चा कुपोषित ना हो। उसको सिम्टम्स में आपको बता दिया, वो सुस्त हो जाता है, पेट यहाँ फूल जाता है, जो पैर के जो शेप्स होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, एनीमिक हो जाता है बच्चा। तो ये चीज़ उसका रूटीन टेस्ट में आपको पता चलेगा। कुछ चीज़ें सिम्टम्स दिख जाते हैं, अगर आप खुद एक माँ देखेगी, हाँ ये मेरा बच्चा ना, अब आप कंपैरिजन करते हो उसी एज का बच्चा और हमारी एज के बच्चा, हमारा जो बच्चा है उसकी एज में डिफरेंस, यार ये मोटा है, ये पतला है। अगर आपको लग रहा है कि सुस्त भी है, या इसको कुछ यहाँ से डार्क सर्कल्स हैं, या बच्चा एक्टिव नहीं है, खेल नहीं रहा, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाइए, उसका ब्लड सैंपल्स दिलवाइए, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद फिर आप सोचिए कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। पोषण के रास्ते में अगर कोई चैलेंज आज के समय में माना जाता है ऋचा जी, तो कहीं ना कहीं पैक्ड फूड या जंक फूड माना जाता है, और जो बच्चों में आजकल बहुत ही जंक फूड के प्रति बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग बढ़ती जा रही है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है, और इसको किस तरह से इस पे किस तरह से जीत हासिल करनी है कि बच्चे पोषण की तरफ जाएं, घर के खाने की तरफ जाएं, अच्छे खाने की तरफ जाएं, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत बड़ा, एक्चुअली सीरियसली ये एज अ मदर मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये। बट हमको ये देखना है कि हमको बच्चे को 6 महीने के बाद बच्चे को नहीं पता कि ये परांठा है, ये रोटी है। आपको 6 महीने के बाद से ही थोड़ा सा एक ट्रेनिंग देना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि एटलीस्ट 6 महीने के बाद जब मैं बच्चे को सप्लीमेंट डाइट शुरू कर रही हूँ तो मैं वैरायटी ऑफ दूँ। चूज़ी खुद ना बनो। आपको लग रहा है कि अब बस मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरी हालत नहीं है, मेरी तबीयत का, तो आपने कचरी पकड़ा दी बच्चे को, क्रीम रोल्स पकड़ा दिए। नहीं, यहाँ पे ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड है, कुछ टाइम पे बाद बच्चे स्कूल जाता है, फिर अगर उसका पैटर्न बेसिक वहाँ से सही है, वो न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले जो फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या सीजनली फ्रूट्स हैं, सीजनली सैलेड है, वो घर से खा रहा है, तो एक टाइम के पीरियड के बाद जब बच्चा स्कूल जाएगा तो ज़्यादा चूजी नहीं बनेगा। तो पहला जड़ तो हमको ये समझना होगा एज अ मदर। दूसरा, आप बच्चे को जो टिफ़िन दे रहे हैं उसमें क्या दे रहे हैं। बच्चा टिफ़िन में, अगर आप बच्चे को साथ में टिफ़िन में 5 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो तो ये गलत है। हमेशा याद रखिए कि आप बच्चे को टिफ़िन भी वैरायटी ऑफ दीजिए। अब आपने 2 रोटी दे दी, जरूरी तो नहीं बच्चा 2 रोटी खाए, क्या पता उसका एक मन हो, अब उसको कुछ और खाने का मन कर रहा है, उसके पास अल्टरनेटिव नहीं है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो बाहर जाएगा, मैं अपने जो कैंटीन्स होती हैं वहाँ जाएगा, दोस्त क्या लेके आ रहा है, मैकरोनी लेके आ रहा है, वो खाएगा। तो इट्स बेटर बच्चे को वैरायटी ऑफ 2-2 टिफ़िन आप दे दीजिए, अपना जो खाना है, रोटी सब्जी वटेवर जो आप लेके गई हो। दूसरा, फ्रूट्स, सैलेड, ड्राई फ्रूट्स, मखाने, स्प्राउट्स, इडली, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बच्चे को एक्स्ट्रा एक चीज़ टिफ़िन में रख सकते हो, ताकि उसके पास और रुपए नहीं देने हैं, ताकि बच्चा चूज़ी ना बने। अब वो चूज़ी ऑटोमेटिक बनेगा जब घर का पैटर्न ये है कि जो मन आ रहा है वो खाओ, नहीं, एक पैटर्न। दूसरा क्या है, अगर आप बच्चे का मन करता है, देखो हमारा ही मन करता है कुछ खाने का, तो पैटर्न फिक्स कीजिए कि 80% घर का, 20% बाहर का, वो भी महीने में एक बार। ओबेसिटी, मोटापा भी आजकल एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो शुरुआती जो 6 साल होते हैं उसमें किस तरह का खाना इंट्रोड्यूस किया जाए जो मोटापे को कहीं ना कहीं कंट्रोल करे? मोटापे की बात कर रही हैं हम, मेरे पास अभी 5 साल की बच्ची आई थी जिसको डायबिटीज़ है।
आप यकीन मानेंगी, मतलब बहुत प्यारी बच्ची थी, बट मैं खुद शॉक हो गई कि बच्चों पे आजकल 2, ढाई, 3 साल की मोटापा तो बहुत दूर की बात है, तो डायबिटीज़ हो रहा है और सीधे इंसुलिन चढ़ रहा है। अब आप ये सोचिए, अब आप पेरेंट्स को डरना बहुत ज़रूरी है इस मामले में कि आप बच्चे को किस रास्ते भेज रहे हैं। आधा बच्चे की गलती है, आधी पेरेंट्स की गलती है कि आप टिफ़िन में क्या दे रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, आप बिस्किट दे रहे हो, आपको ये नहीं पता बच्चा स्कूल में क्या। थोड़ा गाइडेंस में रखिए बच्चे को, ताकि आपको पता हो। टीचर से मीटिंग कीजिए, इतना आप कर सकते हैं। घर में जब बच्चा है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन जब बच्चा ट्यूशन जा रहा है या स्कूल जा रहा है या कोचिंग जा रहा है, तो वहाँ पे आपको एक जो उसका सोशल इन्वायरमेंट है या उसके दोस्त फ्रेंड्स कैसे हैं, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी। तभी आपको पता चलेगा कि बच्चा सच में जो मैं दे रही हूँ वही खा रहा है या किसी और को दे रहा है, या अपने आप मार्केट से कुछ लेके आ रहा है, या जो कैंटीन से आप वहाँ पे देखो। कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट्स। अब हम काफ़ी पेरेंट्स मेरे से बोलते हैं हम स्कूल में क्या जाएँ बार बार। आप बार बार नहीं जा सकते हो, पर उनके दोस्तों के साथ आप खुद एक मदर मैं हूँ, तो मुझे पता है मेरा बच्चा क्या खाता है क्या नहीं खाता है, फुल कॉन्फिडेंट हूँ। और इतना आपका बच्चे के साथ बॉन्डिंग होना चाहिए कि बच्चा खुद आके बोले कि मम्मी मैंने आज गलती से ये खा लिया या मुझे ये खाना पड़ा। तो ये चीज़ है, तभी बच्चे का पैटर्न पता चलेगा, तभी आप बच्चे को ओबेसिटी से बचाओगे। पेरेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट 50 to 70% पेरेंटिंग का ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, फिर आपको पता चलेगा कि बच्चे का वेट किस रीज़न से बढ़ रहा है, क्या रीज़न है। थायराइड तो नहीं है, या उसको डीएम तो नहीं हो गया है, शुगर तो नहीं हो गया है, या उसका जो एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से उसको ओबेसिटी हो रहा है। फूड पैटर्न अलग, लेकिन बच्चों का आजकल मैं आपको बता रही हूँ वो खेलने नहीं जाते हैं, उनका खेलना बंद। या तो स्कूल से घर आएंगे, अपना खाना खाया, फिर ट्यूशन या लैपटॉप में या मोबाइल में। तो ये चीज़ें आपको पता है, हर पेरेंट को पता है कि ये चीज़ें गलत है, तो आपको थोड़ा बाउंडेशन में रखना पड़ेगा बच्चे। बिल्कुल। बात यहाँ पर एक थाली की कर लेते हैं ऋचा जी। अगर कई बार हम सोचते हैं कि पोषण युक्त खाना देना है तो बहुत ही ज़्यादा कुछ उसमें बहुत ही पैसा लगता है, या बहुत ही उस चीज़ को मेंटेन करने में एक बहुत ही आपको आर्थिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ता है। लेकिन अगर बात हम ऐसे क्षेत्रों की करें जहाँ पर लोग इतने आर्थिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो क्या वहाँ पर भी पोषण युक्त खाना मैनेज करना बच्चे के लिए एक चुनौती है, या फिर कम संसाधनों में हम किस तरह से अपने बच्चों का भरपूर पोषण युक्त एक डाइट दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आजकल के बच्चों पेरेंट्स पे ये है कि मतलब ये रुपए ज़्यादा वाला खाना है तो ये हेल्दी है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप बाहर की बात करें, अगर बाहर जा रहे हो तो आप थालियाँ देखोगे 250, 500, तो आपको क्या पता वो कौन सा ऑयल यूज़ किया है, आपको नहीं पता वो कौन सा वाटर यूज़ कर रहा है। जो वेजिटेबल कटिंग है वो घर से कटिंग करके दूसरे दिन में लेके आ रहा है, तब वो बना रहा है। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप घर में खाना बनाइए। रही आप बोल रहे हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियली अपने उसमें नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को कुपोषित का शिकार होना पड़ता है। इट्स रॉन्ग। आप अपने लोकल एरिया में जहां आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पे भी कुछ लोकल फूड्स हैं। लाइक देखो, हर चीज़ हर जगह नहीं मिलती है। जैसे हम पहाड़ी हैं, हम पहाड़ी में कोदे, झंगोरा, पहाड़ी जो एक भटकी दाल होती है, ठीक है, मंडुआ होता है, हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। कुछ एरिया में क्या होता है, हरी सब्जियां ज़्यादा होती हैं, तो आपको ये पहचानना जरूरी है आपके एरिया में सुटेबल वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, काफ़ी जगह आप कहीं भी चल जाइए, कंडाली आपको सारी जगह मिलती है। कंडाली भी न्यूट्रिटिव वैल्यू में बहुत ज़रूरी है। उसको आप अगर एज अ साग, एज अ सब्जी आप खाएंगे तो आपको बहुत न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उससे। तो कुछ जगह आपको कंदमूल फल मिलते हैं, कुछ बेर मिलते हैं, कुछ करौंदे मिलते हैं, ये भी आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू देता है। तो ये आप भ्रांतियाँ बंद कर दीजिए कि ज़्यादा पैसे वाला खाना न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है और कम पैसे वाला खाना। आप जिस एरिया में रहते हैं आपको वो देखना है कि आप नॉर्मल हरी सब्जी, स्प्राउट्स, दलिया, ओट्स, सोयाबीन, इनसे भी आप अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऋचा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने आज हमारे बच्चों को लेकर दी। साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि किस तरह से अभिभावकों का रोल भी कितना इम्पोर्टेंट है अगर बच्चों को पोषण युक्त आहार उनको देना है, उनकी दिनचर्या में शामिल करना है। आपने अपना समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का ये जो कार्यक्रम है 8वें पोषण पखवाड़े को लेकर, ये आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।